गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है सत्ता की साझेदारी, तो हमने सत्ता की साझेदारी में जितने भी टॉपिक्स हमको पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम इस अध्याय से संबंधित आज महत्वपूर्ण शब्दावली को पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि में परीक्षा में तो नहीं पूछे जाते हैं, बट इस अध्याय को समझने के लिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इन शब्दों को समझ जाते हैं तो हम जो कहानी है उसको और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि शब्द का अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आ पा रही थी कुछ समस्या की वजह से, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब आपको लगातार रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कि आज हम शब्द अर्थ को पढ़ेंगे। इसके बाद हम कल से एनसीईआरटी के क्वेश्चन, आपको जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं पेपर में आ सकते हैं, वैसे सारे प्रश्नों को बहुविकल्पी वर्णनात्मक सारा कराया जाएगा। और बाकी एक चीज़ और बता दें, अब इसके बाद जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उन सब की थ्योरी नहीं पढ़ा जाएगी, साथ में हम शब्दावली करवाएंगे बहुविकल्पी और वर्णनात्मक। वैसे आप लोग बुक से पढ़ लीजिए क्योंकि समय कम है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, पहला देखते हैं पहला देखिए जरा, कौन सा समूह है? हित समूह। ए शब्दावली है, जैसा कि दिख रहा होगा महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द में, तो ये शब्दावली है। अब देखिए क्या कह रहा है, हित समूह या ऐसे लोगों का समूह होता था, अब है नहीं, होता है अभी है, लेकिन अब हित समूह ऐसे लोगों का समूह था जिसके हित आपस में क्या होते थे? समान होते थे। जैसे किसानों का संगठन होता था, अपनी मांग को लेकर जब सब अपने हित के लिए मांग करते थे, संगठन बनाते थे, तो एक किसानों का जो संगठन था वो कौन सा समूह? हित समूह। तो याद रखना, हित समूह का हित क्या होते हैं? समान होते हैं। और जैसे मजदूरों का संगठन, मजदूरी बढ़ाने के लिए, सुरक्षा की मांग करने के लिए, ये सब जो आंदोलन या संगठन बनाते हैं तो कौन सा? मजदूर संगठन। तो याद रखना है, हित समूह ऐसे लोगों का समूह होता था जिसके हित समूह होते थे। आपको किसान संगठन, मजदूर संगठन ये जान लेना। अगला हम पढ़ते हैं दबाव समूह। कौन सा समूह? दबाव समूह। जब विभिन्न आर्थिक हितों के संगठन, यानी जब विभिन्न आर्थिक हितों के संगठन अपने हितों की पूर्ति के लिए, वो किसी दूसरे के हित की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि स्वयं अपने हित की पूर्ति के लिए सरकार पर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं, तो यह हित समूह ही दबाव समूह कहलाते हैं। यानी ये ही हित समूह हैं, लेकिन ये अपने हित के लिए, अपने स्वयं के हित के लिए सरकार पर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं, तो यह हित समूह ही दबाव समूह कहलाते हैं। ये समूह अपने हित के लिए सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा रखते हैं। यानी ये अपने फायदे के लिए जो सार्वजनिक, जो सबके लिए नीतियां हैं, उनको भी ये प्रभावित करवा सकते हैं, ठीक है। और ये सरकार पर दबाव बनाते हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए। तो जो सरकार पर दबाव बनाते हैं हित समूह, कौन से समूह कहलाते हैं? दबाव समूह। आपको जान लेना है, ठीक है। आगे अगला है केंद्रीय सरकार। तो हम लोग पढ़े हैं, अभी आगे पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। तो देखते हैं केंद्रीय सरकार क्या होता है। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार कहा जाता है, ठीक है। पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को केंद्र सरकार या संघ सरकार के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, अगर संघ सरकार नाम आ रहा है, केंद्र सरकार नाम आ रहा है, तो ये समझ लेना है जो सरकार होती है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, न कि किसी विशेष राज्य का, ठीक है। आगे अगला हम पढ़ते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है? यह ऐसी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र यानी ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग हों। जिसके केंद्र में कौन हो? लोग हों, और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार हो, लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा तक ही बने रहेगी। तो यह सरकार कौन सी सरकार? लोकतंत्र सरकार। तो यह ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके केंद्र में कौन हो? लोग, और यह अर्थात कह सकते हैं लोगों द्वारा बनाई गई, लोगों के हित के लिए और लोगों की इच्छा तक ही बनी रहेगी। तो यह व्यवस्था कौन सी है?
लोकतांत्रिक व्यवस्था। जैसा कि हमारे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, हम सब अपने प्रतिनिधियों को मत देकर चुनते हैं और जब तक लोगों की इच्छा बनी रहती है तब तक तो प्रत्याशी या उम्मीदवार सत्ता में रहता, अगर नहीं तो किसी और दूसरे को मौका मिलता। ठीक है, तो यानी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को क्या करती है, चुनती है वोट देकर। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम पढ़ते हैं सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार क्या होती है? देखिए सामुदायिक सरकार तो यह ऐसी सरकार है, क्या है? यह ऐसी सरकार है जो कहाँ काम करती है? बेल्जियम में। तो सामुदायिक सरकार कहाँ काम करती है? बेल्जियम में काम करती है। इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग नहीं कर सकते। इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग कर सकते हैं, जैसे जर्मन, फ्रेंच और डच बोलने वाले समुदायों के लिए वो चाहे जहाँ भी रहते हों इस सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा और जैसे मसलों पर फैसला लेने का क्या है? अधिकार है। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम अगला देखते हैं, सिन्हली क्या थे? तो जैसा कि हमने पढ़ा था श्रीलंका में सिन्हली ज़्यादा थे, तमिल कम थे। तो आगे हम देखते हैं बहुसंख्यक में सिन्हली थे। तो सिन्हली क्या होता है? श्रीलंका में रहने वाला बहुसंख्यक प्रजाति समूह जो सिन्हलियों का है और जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की आबादी का कितना है? 74% है। कितना है? तो याद रखना है सिन्हलियों की श्रीलंका में कितनी आबादी थी? 74%। कितना? 74%। आगे अगला क्या है? गृह युद्ध। किसी देश में अगला देखते हैं हम लोग, किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की, यानी किसी देश में जो सरकार का विरोध करते हैं ऐसे समूहों की हिंसक लड़ाई जब युद्ध का रूप ले ले तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जब युद्ध का रूप ले ले तो यह क्या कहलाता है? गृह युद्ध। ठीक है ना, जब एक ही देश के भीतर हो और जो विरोधी समूह होते हैं वो हिंसक समूहों की हिंसक लड़ाई जब युद्ध का रूप ले लेती है तो वही क्या कहलाती है? गृह युद्ध। आगे हम अगला पढ़ते हैं, जातीय एथनिक क्या होते हैं? तो जातीय एथनिक क्या होते हैं? ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, अर्थात साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। ठीक है, तो यह ऐसा सामाजिक विभाजन है जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को क्या मानता है? अलग मानता है, तो इसे ही जातीय एथनिक कहा जाता है। अगला हम पढ़ते हैं बहुसंख्यकवाद क्या होता है? बहुसंख्यकवाद वह व्यवस्था है, क्या है? वह व्यवस्था है जिसमें देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से शासन करे और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की क्या करे? अवहेलना करे। तो यह क्या कहलाता है? बहुसंख्यक समुदाय। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है श्रीलंका में सिन्हली बहुसंख्यक में थे, तो वो क्या करते थे? वो अपनी मनचाहे सरकार चलाते थे और अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं और ज़रूरतों का क्या करते थे? अवहेलना करते थे, यानी इग्नोर करते थे। ठीक है, आगे भारतीय समाज है। तो हमारा भारतीय समाज जाति, वर्ण, धर्म, पंथ और आर्थिक परिस्थिति आदि में क्या हुआ है? बटा हुआ है, लेकिन लोकतंत्र की राजनीति में क्या है? व्यवस्थित है। तो हमारे देश भारत देश में कई जातियां हैं, धर्म के लोग हैं, पंथ है, समझा रहा नहीं? और अलग अलग परिस्थितियों में कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्ग का है, अलग अलग अपनी परिस्थिति में बटा हुआ है, लेकिन हर कोई राजनीति में क्या है? व्यवस्थित है। अगला है राजनीतिक समानता। राज्य की समस्त किसकी? राज्य की समस्त मामलों में किसकी? राज्य के समस्त मामलों में सभी व्यक्तियों में समान प्रतिभागिता का अधिकार रहना।
तो यानी समान प्रतिभागिता का रहेगा, जैसे हम कौन सी समानता कहेंगे, राजनीतिक समानता। आर्थिक समानता क्या होता है, राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद के वितरण में समरूपता लाना एवं समाज का विभाजन धनी और निर्धन में होने से रोकना। यानी जब हम समाज में धनी और गरीब को होने से रोकेंगे तो इससे हमारे समाज में कौन सी समानता आएगी, आर्थिक समानता। ठीक है, तो सामाजिक समानता देखते हैं। तो राष्ट्र के सभी नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का समान अवसर रहना, लिंग धर्म जाति आदि के विभेदों को दूर कर दिया जाएगा, तो कौन सी समानता आ जाएगी, सामाजिक समानता। अब आगे है सत्ता पर सरकार की स्तरीय भागीदारी का स्वरूप। तो हम ये सब पढ़े हैं, केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तो याद रखना आपको। आगे संघ राज्य क्षेत्र, तो शासन का वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सरकार के अधीन होता है तो उसे हम संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं या केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्यक्ष रूप से किसका होता है नियंत्रण, केंद्र सरकार का। ठीक है, अब आगे हम आज एक एनसीईआरटी का प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, कौन सी, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं क्या, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दे। तो ये मैं आपको एनसीईआरटी के पाठ जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करा रहा हूँ, इसके बाद बहुविकल्पी कराऊंगा, इसके बाद जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्णनात्मक प्रश्न हो सकते हैं उनको कराऊंगा। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी का भी देख लेते हैं। तो देखते हैं जरा उत्तर। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। कितने रूप, अनेक रूप हो सकते हैं। राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा, कौन कौन से, एक तो राजनीतिक दल होगा, एक तो जो अपने हित के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, तो दबाव समूहों द्वारा सत्ता का विभाजन। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता बारी बारी से विभिन्न राजनीतिक दलों के हाथ में आती जाती रहती, यानी जिस राजनीतिक दल के उम्मीदवार जीतते हैं उस राजनीतिक दल के हाथ में सत्ता क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अगर अगले चुनाव में वो राजनीतिक दल हार गया तो फिर से दूसरे राजनीतिक दल के हाथ में सत्ता चली जाएगी। इस प्रकार जो सत्ता होती है वो बार बार राजनीतिक दलों के हाथ में आती जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे अनेक संगठित हित समूहों को भी सक्रिय रूप से क्रियाशील देखते हैं। दबाव समूह सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में हिस्सेदारी करते। अमेरिका इसका यथोचित उदाहरण है। अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो तथा दबाव समूह चुनाव के समय व चुनाव जीतने के बाद, कौन, तो जो दबाव समूह होते हैं चुनाव के समय या तो चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक सहायता करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में हिस्सेदारी निभाते हैं। तो जैसे कोई भी राजनीतिक दल है, जैसे बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो क्या करते हैं, राजनीतिक दलों को पैसा दे देते हैं, पैसा राजनीतिक दल ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, तो ये क्या करते हैं, जो सार्वजनिक नीतियां होती हैं उनको प्रभावित करके अपने हित के लिए नीतियां बनवाने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। तो शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो शासन के कितने अंग हैं, 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इनमें सरकार के विभिन्न अंग
इनमें सरकार के, अब देखिए, विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता, यानी ऐसा नहीं कि मनमानी कोई कर सकता है, हर कोई अपने दायरे में रहकर करता है और हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका अगर कोई अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रही तो अंकुश लगा सकती है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत हैं। यहाँ विधायिका कानून बनाती, जैसे हमारे भारत में विधायिका कानून बनाती और कार्यपालिका कानून को क्या करती है, लागू करती है। तो कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। अगर कार्यपालिका सही से कानूनों का पालन नहीं कर रही है तो न्यायपालिका उस पर नजर रखेगी। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो भारत में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका कानूनों की जांच करके उन पर क्या करती है, नियंत्रण कर रखती है। ठीक है, आगे सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा देखते हैं हम लोग। तो पूरे देश के लिए सरकार होती है, तो पूरे देश के लिए बनने वाली सरकार को हमने बताया है केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर इसके बाद प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आम भारत में इन्हें राज्य सरकार कहा जाता है, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है और जो ये कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका उसे क्षैतिज वितरण, और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार इसे हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ठीक है, तो यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में जो विभाजन है, सत्ता के ऐसे बंटवारे को कौन सा वितरण कहा जाएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य स्तर के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इनके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव न हो, यानी हर किसी की शक्तियों का उल्लेख है। चौथा पॉइंट हम पढ़ते हैं, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। कुछ देशों में संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर, किस रूप से कमजोर, और देखते हैं, सामाजिक रूप से कमजोर और महिलाओं को विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि स्वयं को शासन से अलग न समझ लें। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का क्या है, अच्छा उदाहरण है। तो आज हम लोग एक ही प्रश्न करते हैं, बाकी कल से मैं पूरे जितने भी प्रश्न रहेंगे एनसीईआरटी जोन के सारे कराऊंगा। इसके अलावा जितने भी वर्णात्मक प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं जो परीक्षा में आते हैं उनको भी कराऊंगा, साथ में बहुकल्पी। तो आप सब ज़रूर इस चैनल पर बने रहें, आपको परीक्षा की तैयारी अच्छे से हम करा पाएँ, आपकी परीक्षा की तैयारी, इसलिए हमारा पूरा प्रयास है यथावत रहेगा और करते रहेंगे। ठीक है, तो आप सब ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पसंद आ रहा तो और दूसरों लोगों को भी शेयर करें जिससे उनको भी मदद मिल पाए। ठीक, बाकी जैसे कि मैंने बताया है, अब चैप्टर्स को थोड़ा समय कम है तो हम डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आपको जितने भी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको किस तरह से पढ़ाया जाने वाला है, तो आपका ऐसा कोई प्रश्न है जो कि पेपर में आए और आप छोड़ दें, ठीक है, आपको हर तरह से प्रश्न कराए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लगातार लेक्चर को देखते रहें, अब आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इसी बात पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। थैंक यू। आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।